Hello students, today the topic which we are going to discuss is structural approach. Approach, I already told you that it is the way in which something is approached, or you can say it is a direction. When you're talking about the structure, that is also an approach. So let's start now. Structural approach definition. The structural approach is based on belief that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. अप्रोच जो है एक माध्यम है और स्ट्रक्चर के द्वारा जब हम पढ़ा रहे हैं यानी कि यहाँ पर वोकेबलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पैटर्न्स होते हैं. यदि हम स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम ग्रामर को और आसानी से लर्नर्स को समझा सकते हैं. ये एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रेम करता है. जैसे कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि SVO यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो SVOA करके भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके से कई स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर हमारे ग्रामर को और ईजी बनाते हैं. नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच. It enables the learner to attain mastery over an essential vocabulary of about 3000 root words for active use. Here I am telling you that in structural approach, structures are really very important while teaching. But you can't ignore vocabulary. Vocabulary को हम ignore नहीं कर सकते हैं. बहुत सारी vocabulary हम learn करते हैं during the time of learning this structural approaches. जैसे कि 3000 रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स रूट वर्ड्स दे आर जस्ट लाइक अ वर्ड्स विच आर दोज वर्ड्स इन विच सुफिक्स और प्रीफिक्स आर टू बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ब. सपोज इफ आई एम टेलिंग यू क्रिएट. क्रिएट इज अ वर्ड, रूट वर्ड, एंड इफ आई पुट suffix here or then it become creator. Same way able, if I put here prefix un then it become unable. या sing है ing लगा के singing. तो इस तरीके से बच्चे जो हैं लर्नर्स हैं बहुत सारे वर्ड्स नए फ्रेम कर सकते हैं. So this by this they can learn different type of new words. Secondly, it lay the foundation of English by establishing through drill and repetition of 275 graded structure. यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात है कि हम रिपीटिशन कराया जाता है. जो रिपीटिशन मीन्स ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ाना. जब हम कोई भी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस कराएंगे, तो क्या होगा, लर्नर के माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी. उसको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप लर्न होने लगेंगे और वो कभी कोई मिस्टेक कमिट नहीं करेगा सेंटेंस फ्रेमिंग में. अनदर, टू टीच फॉर फंडामेंटल स्किल्स नेमली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. The most important thing is in this structural approach is that it develop all four skills of the learners. जैसे कि और जो मेथड्स हम पढ़ते हैं उसमें कहीं पे स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस है, किसी पे रीडिंग में है, लेकिन स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, रीडिंग भी है और राइटिंग भी है. हमारी फोर स्किल्स जो हैं दे आर डेवलपिंग इट. नेक्स्ट, टू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन्स. ये एक कोरिलेशन है कि ग्रामर के द्वारा हमें कंपोजिशन भी करना आ रहा है. अगर हमको ग्रामर पता है, अच्छे से रूल्स मालूम है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो इट्स यूजलेस. कोई फ़ायदा नहीं उसको सीखने से. तो हमारे इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर्स तो सीख ही रहे हैं, लिख भी रहे हैं, साथ साथ हमको कंपोजिशन करना भी आ रहा है. तो इट क्रिएट अ कोरिलेशन बिटवीन योर ग्रामर एंड बिटवीन द कंपोजिशन. Now see the types of structure. First is phrase pattern. Phrase pattern is the different types of phrase patterns are in the class, on the table, into the wall. ये सब phrases words हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं क्लास में और इसके साथ साथ हम इनके पहले कुछ सेंटेंस बना के भी बोल सकते हैं. The book is on the table. तो ये प्रैक्टिस के द्वारा हम सिखा सकते हैं और ये phrase pattern स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Idioms. There are the group of words that must be taught as a whole and not as separate one. For example, look before you leap in black and white.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईडियम्स यूज्ड इन आवर रेगुलर लाइफ ऑल्सो, हम उनको रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं ईडियम्स को, जैसे कि लुक बिफोर यू लिव। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यू पहले लगा दें लुक बाद में लगा दें तो गलत हो जाएगा। ये इसी स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स को लर्न करना होता है। तो ये ईडियम्स जो हैं जब हम लर्न करेंगे तो हमको अपने आप धीरे धीरे बहुत सारे लर्न हो जाएंगे और उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिकॉज इफ़ यू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू यूज़ ईडियम्स वाइल स्पीकिंग देन योर इंग्लिश लैंग्वेज विल बी मोर इफेक्टिव। नाउ सी द सेंटेंस पैटर्न। हियर द सेंटेंस पैटर्न इज, द सेंटेंस मे बी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, लाइक मोहन इज़ ए गुड बॉय, इज़ मोहन ए गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस दे दिया कि मोहन इज़ ए गुड बॉय, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से वर्ब जो है हमने बना दिया, लेकिन हमने फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनाया इज़ मोहन ए गुड बॉय। हमारे वर्ड सिलेक्शन तो वही है, लेकिन हमने इसको पहले लगा दिया, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस तरीके से जब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, दूसरी बात उसका दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं क्वेश्चन लगा के, तो हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में हो जाता है। तो ये एक नया डेवलपमेंट होता है कि जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं कि जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ दिस माई बुक, तो हम उसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी बोल सकते हैं। और तरीके से भी हम इस तरीके के सेंटेंस फ्रेम करके क्लास में प्रैक्टिस करा सकते हैं, ताकि वो अपने आप से नए नए सेंटेंस पैटर्न को बना के उसको बोल सके। फॉर्मूला, it means a group of words used regularly on certain occasions, for example good morning, thank you, etc. formulas तो हमारे बहुत कॉमन यूज वर्ड्स होते हैं, स्पेशली वी यूज्ड फॉर सैल्यूटेशंस, जो दो शब्दों के होते हैं और पूरा मीनिंग होता है, जैसे गुड लक, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। तो ये सिंपल से वर्ड्स होते हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं अक्सर ही हम यूज़ करते हैं, रोज़ ही इनका यूज़ होता है। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो फ्रेज पैटर्न से बनते हैं, ईडियम से बनते हैं, सेंटेंस पैटर्न से, एंड देन फॉर्मूला। ओके, नाउ सी द प्रिंसिपल्स। इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू स्टूडेंट्स एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एक स्टूडेंट का होता है। टीचर सिर्फ उसको मोटिवेट करता है, उसको गाइड करता है, लेकिन पूरा ध्यान टीचर का सिर्फ स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिव होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इन द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज स्पीच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग एंड राइटिंग। इन स्ट्रक्चर स्पीच इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ ट्रू कि हम रीडिंग राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी स्पीकिंग पे दिया जा रहा है, क्योंकि हम उसको ओरली बोल रहे हैं, ड्रिल के द्वारा भी बोल रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन हमारी स्पीकिंग पे जा रहा है। Structural approach take care of the fact learning of language is a habit formation process, and when we start learning through this structural approach, what happen, we develop different types, it become the habit of the students, because by giving one example of structures they can themselves create different types of structures, कई तरीके से structures बना सकते हैं अपने आप से। तो ये एक बहुत अच्छा उनमें हैबिट डेवलप हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन 4 एस्पेक्ट्स। अब हम जब कोई स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यूज़फुलनेस। द स्ट्रक्चर विच इज़ मोर फ्रीक्वेंट इज यूज शुड बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी उपयोगिता, कि हम पहले उन स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हम यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में, जिसको बहुत अच्छे से हमारी क्लास में, हम स्कूल में, घर पर, कहीं भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बनाएं ताकि जो यूज़फुल हो स्टूडेंट के लिए। प्रोडक्टिविटी, इफ़ द स्ट्रक्चर आर प्रोडक्टिव अदर स्ट्रक्चर्स कैन बिल्ड अपॉन। फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज़ हियर इज़ माई बुक। जैसे कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादिता। स्ट्रक्चर फ्रेमिंग अगर हमने एक सिखा दी, सपोज मैंने कह दिया माई बुक इज़ हियर, यहाँ पर हमें बोले माई बुक इज़ हियर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हियर इज़ माई बुक। तो ये एक प्रोडक्टिविटी है कि हमने एक स्ट्रक्चर क्लास में सिखा दिया, उसके बाद बच्चे खुद से उन्हीं वर्ड्स को, वर्ब को लाके या सब्जेक्ट को लाके फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि हमें अक्सर जब सिखाया जाता है स्ट्रक्चर तो कहा जाता है सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका ही है। लेकिन हम उसको और तरीके से भी नए नए
एक्टिविटी के द्वारा सीख के बना सकते हैं, खुद स्टूडेंट्स बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट करके वो उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सिंप्लिसिटी, द सिंप्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म एंड द मीनिंग। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो उनके सिंप्लिसिटी आधारित है उनके वर्ड्स पर, कि क्या मीनिंग हमने उसमें यूज़ किए। सिंपल मीनिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। टफ मीनिंग तो बाद में लाएं, पहले उन शब्दों का ही चयन करें जो बहुत सिंपल हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट क्रिएट करें। टीचेबिलिटी, थिंग्स ईजी फॉर टीचिंग पॉइंट, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो बच्चे भी नहीं समझेंगे और टीचर के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा होना चाहिए जो बहुत इजी हो टीचर्स के लिए भी, और स्टूडेंट भी उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर सके, समझ सके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने किए हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल यहाँ पे टीचर सिखा रहा कि इफ़ का यूज़ करना है कंडीशन में और रिजल्ट में। जैसे इफ़ के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, और जब उसका रिजल्ट आएगा तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, यहाँ पे रेन्स क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो है इफ़ इट रेन्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसके बाद द ग्राउंड गेट्स वेट, ये भी सिंपल प्रेजेंट में। तो एक स्ट्रक्चर पहले टीचर ने समझाया है कि हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जो कि हम जनरल ट्रुथ में यूज़ करते हैं, हैबिट्स में यूज़ कर सकते हैं, रियल वर्ड में यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और दे दिए गए। इफ़ आई क्राई आई हैव हेडेक, यदि मैं रोता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होगा। इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन। इफ़ यू आर टायर्ड you go to bed early. If you leave the object, it drops. If you pour oil on water, it floats. If you smoke, you get old early. If you leave the object, it drops. तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहले स्ट्रक्चर फिर एग्जाम्पल्स, ताकि स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएं कि हमें इफ़ वर्ड को कैसे यूज़ करना है। एक और एग्जाम्पल है टू का। अक्सर ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब हम टू का यूज़ करते हैं क्लास में, लेकिन जब वही चीज़ हम स्ट्रक्चर से समझाते हैं तो हमारे लर्नर आसानी से उसको समझ जाते हैं। जैसे टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, द फ्रिज इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ही इज़ टू यंग टू ड्राइव अ कार। ये सिंपल फॉर्म है। दूसरा हमने यूज़ किया है एग्जेक्टिव के साथ फॉर प्लस पर्सन, यानी जब व्यक्ति की बात कर रहेंगे तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे। दैट शर्ट इज़ टू स्मॉल फॉर हिम, इट इज़ टू अर्ली फॉर मी, दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। तो ये ईजिली लर्नर समझ जाएगा यहाँ पे कि कैसे हमें यूज़ करना। लास्ट स्टेज में देखिए सेंटेंसेस बहुत बड़े दिए हैं, लेकिन हमने जब स्ट्रक्चर समझाया पहले कि टू के साथ एग्जेक्टिव, फॉर, पर्सन और इन्फिनेटिव, यानी इन सबको यूज़ करके बनाया है। तो कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, it was too wet for us to go camping, the room is too noisy for her to study। तो ये स्ट्रक्चर के द्वारा जब हम क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं तो लर्नर्स हमारा इस चीज़ को ईजिली समझ पा रहा है। नाउ द मेरिट्स, द मेरिट ऑफ दिस अप्रोच आर दैट इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन। सबसे अच्छी बात है कि हम इसको हर स्टेज पे सीख सकते हैं, चाहे लोअर में हो चाहे बड़े क्लास में हो, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आजकल देखा जाए सभी जगह स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ग्रामर अगर कहीं आप लैंग्वेज क्लास में भी जाएंगे तो वहाँ पे पहले स्ट्रक्चर समझाया जाता है। सेकेंड, इट स्ट्रेस हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इंटेंसिव ड्रिल, द स्टूडेंट्स कल्टिवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। ड्रिल के द्वारा जो हमारी प्रैक्टिस होती है तो इससे हमारी स्पीकिंग स्किल और अच्छी हो जाती है। The students are provided with carefully selected and graded language material। स्ट्रक्चर पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ही सिलेक्टेड होता है, बहुत सोच समझ के वो मैटर्स हमें रखने पड़ते हैं। हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम ईजिली क्लास में कैरी कर सकें, बच्चों को समझ सकें और उनको फॉलो कर सकें। इट इज़ यूजली कनेक्टेड विद द ओरल अप्रोच, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन ड्रिल। दैट्स ट्रू कि हमारा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ड्रिल पे रहता है। ड्रिल का मतलब क्वेश्चनिंग आंसरिंग फॉर्म में करा रहे हैं, रीडिंग फॉर्म में करा रहे हैं, या कुछ रिपीट करा रहे हैं कोई सेंटेंसेस कई बार, तो ये चीज़ जो है एक फोकस रहती है ड्रिल पे। द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वर्ब पहले आ जाए, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हिंदी में स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। हिंदी में जैसे वह कानपुर गया तो यहाँ पे वर्ब लास्ट में आता है, क्रिया, लेकिन हमारे इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही प्रॉपरली वे में दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर। नाउ द डीमेरिट्स, दिस अप्रोच ओवर एम्फेसिस ओरल प्रैक्टिस। ये
स्ट्रक्चरल अप्रोच में सबसे ज़्यादा जो है हमारी प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है। हम और चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हम ओरल पे प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। इट इज़ रियली सक्सेसफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर हम स्ट्रक्चर पैटर्न को उतने कन्वीनियंटली क्लास में नहीं ले जा सकते हैं। टीचिंग बाय स्ट्रक्चर अप्रोच विल सक्सेसफुल ओनली वी हैव स्ट्रक्चरली ग्रेडेड सिलेबस। हमारा सिलेबस और हमारा जो मटेरियल है वो भी एक ग्रेडेड फॉर्म में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस तरीके का सिलेबस नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमको नॉवल भी पढ़ाना है, हमको और भी सारी चीज़ें पढ़ानी होती है, तो हम जो है स्ट्रक्चर्स पे ही रह जाते हैं फिर। To teach through this approach, the textbook should be specially prepared on the basis of selected and graded structures and vocabulary items. हमारे vocab items और हमारे जो भी selected material है for teaching, it should also be based on structural, so that it can be make our class successful. I think this structural approach is clear to you. Thank you all of you.